हम डिस्कस कर रहे थे अम्लीय सामर्थ्य पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव। बीएससी पार्ट सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बोक्सिलिक एसिड यूनिट 4, उसमें हम डिस्कस कर रहे थे कार्बोक्सिलिक अम्लों के अम्लीय सामर्थ्य पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव। और हमने देखा था कि एसिटिक एसिड का अम्लीय सामर्थ्य फॉर्मिक अम्ल से कम होता है, क्योंकि एसिटिक एसिड में कार्बोक्सिलिक कार्बन के साथ मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है। ये मैथिल समूह अपने प्लस आई इफेक्ट के थ्रू OH समूह की ध्रुवता, उसकी पोलैरिटी में कमी करता है, जिससे अम्लीय सामर्थ्य में कमी आती है। फिर हमने डिस्कस किया था कि क्लोरो एसिटिक एसिड का अम्लीय सामर्थ्य एसिटिक एसिड से अधिक होता है। इसका कारण है Cl समूह का -I प्रभाव। इसी प्रकार हम देखते हैं कि डिफरेंट क्लोरो सब्स्टिट्यूटेड, डिफरेंट हैलोजन सब्स्टिट्यूटेड एसिटिक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर है, उसमें फ्लोरो एसिटिक एसिड का अम्लीय सामर्थ्य सर्वाधिक होता है, क्योंकि फ्लोरीन की विद्युतीर्णता उच्चतम पाई जाती है। फिर हम देखते हैं कि फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड का अम्लीय सामर्थ्य एसिटिक एसिड से अधिक होता है। फिर प्रोपेनोइक एसिड का अम्लीय सामर्थ्य एसिटिक एसिड से कम पाया जाता है। ब्यूटेनोइक एसिड का और कम हो जाता है। पेंटेनोइक एसिड का अम्लीय सामर्थ्य और कम हो जाता है। तो जैसे जैसे एल्किल समूह के आकार बढ़ता है, एल्किल समूह का साइज बढ़ता है, एल्काइल ग्रुप के साइज बढ़ने के साथ में उसकी प्लस आई इफेक्ट, प्रेरणिक प्रभाव जो है वो उसका सामर्थ्य बढ़ता है, और प्लस आई इफेक्ट में वृद्धि के साथ में अम्लीय सामर्थ्य में कमी आती है। जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप बड़ा होगा, अम्लीय सामर्थ्य घटता जाएगा। फिर हमने डिस्कस किया था कि बेंजोइक एसिड का अम्लीय सामर्थ्य, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड का अम्लीय सामर्थ्य एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्लों से अधिक पाया जाता है। इसका कारण क्या है? एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्लों में जो एरिल वलय होती है वो -I प्रभाव दर्शाती है, जिससे अम्लीय सामर्थ्य में वृद्धि होती है। जबकि एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्लों में एल्किल समूह के धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव के कारण अम्लीय सामर्थ्य में कमी आती है। तो हम आगे देखते हैं कि बेंजोइक एसिड की तुलना में मिथॉक्सी बेंजोइक अम्ल का अम्लीय सामर्थ्य कम होता है। इसका कारण है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर ऑफ मिथॉक्सी ग्रुप। पैरामिथॉक्सी बेंजोइक अम्ल का अम्लीय सामर्थ्य कम होता है, क्योंकि पैरामिथॉक्सी समूह के इलेक्ट्रॉन दाता प्रभाव के कारण कार्बोक्सिलेट आयन की क्रियाशीलता बढ़ती है तथा स्थायित्व में कमी आती है। फिर हम देखते हैं ऑर्थो मेटा पैरा प्रतिस्थापित, ऑर्थो मेटा पैरा नाइट्रो प्रतिस्थापित बेंजोइक अम्ल का अम्लीय सामर्थ्य अधिक होता है। नाइट्रो समूह एक इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है, जो अपने -I प्रभाव तथा -M प्रभाव के कारण कार्बोक्सिलेट आयन को स्थायित्व प्रदान करता है। तो ऑर्थो नाइट्रो बेंजोइक अम्ल का अम्लीय सामर्थ्य पैरा नाइट्रो बेंजोइक अम्ल से अधिक होता है। ऑर्थो नाइट्रो बेंजोइक अम्ल के नाइट्रो समूह कार्बोक्सिलिक समूह के अधिक निकट होने के कारण इलेक्ट्रॉन आकर्षी प्रभाव से कार्बोक्सिलेट आयन के स्थायित्व में वृद्धि करते हैं। ऑर्थो नाइट्रो समूह के कारण कार्बोक्सिलिक समूह तथा बेंजीन वलय का तल समान नहीं रह पाता, क्योंकि नाइट्रो समूह का बड़ा आकार होने के कारण वो त्रिविन्यासी बाधा, 3 डायमेंशनल स्टेरिक हिंड्रेंस वो डेवलप करता है, त्रिविन्यासी बाधा वो डेवलप करता है। और इस त्रिविन्यासी बाधा के कारण, इस स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण कार्बोक्सिलिक समूह तथा बेंजीन के मध्य का जो अनुनाद है वो बाधित हो जाता है, जिससे अम्लीय सामर्थ्य में अगेन वृद्धि होती है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि सैलिसिलिक अम्ल का अम्लीय सामर्थ्य बेंजोइक अम्ल से अधिक होता है। इसमें 3 कारण हमने डिस्कस किए थे। हाइड्रोक्सी समूह के -I प्रभाव के कारण अम्लीय सामर्थ्य बढ़ता है। दूसरा, हाइड्रोक्सी समूह बड़े आकार का होने के कारण वो त्रिविन्यासी बाधा उत्पन्न करता है, जिससे अनुनाद बाधित होता है और अम्लीय सामर्थ्य में वृद्धि होती है।
तीसरा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी समूह का तथा कार्बोक्सिलिक समूह में अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध बनता है जिससे चक्रीय वलय का निर्माण होता है और वो कार्बोक्सिलेट आयन के स्थायित्व में वृद्धि करता है। इस कारण से भी अम्लीय सामर्थ्य में वृद्धि अम्लीय सामर्थ्य में फिर वृद्धि होती है क्योंकि कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी जो है दैट इज इंक्रीजेज। आगे हम डिस्कस करते हैं ऑर्थो प्रभाव क्या है। बेंजीन वलय पर उपस्थित मेटा तथा पैरा प्रतिस्थापित कार्बोक्सिलिक समूह की अम्लता कार्बोक्सिलिक समूह की अम्लता को कम अथवा अधिक करते हैं। बेंजीन वलय पर उपस्थित मेटा तथा पैरा प्रतिस्थापित कार्बोक्सिलिक समूह की अम्लता को या तो बढ़ा सकते हैं अथवा घटा सकते हैं, डिपेंड करेगा वो किस तरह का प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, माइनस एम या प्लस एम इफेक्ट शो कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अम्लीयता में कमी अथवा वृद्धि प्रतिस्थापियों के इलेक्ट्रॉन आकर्षी अथवा प्रतिकर्षी प्रभाव के कारण होती है, परंतु ऑर्थो स्थिति पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह हो अथवा इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह हो हमेशा कार्बोक्सिलिक अम्ल के अम्लीय सामर्थ्य को वो बढ़ाता है। ऑर्थो प्रतिस्थापी समूह अपने त्रिविन्यासी बाधा कारण एरल वलय तथा कार्बोक्सिलिक समूह के मध्य अनुनाद को बाधित कर देता है जिसके कारण अम्लीय सामर्थ्य में वृद्धि होती है। इसे ऑर्थो इफेक्ट, ऑर्थो प्रभाव कहा जाता है। जैसे निम्नलिखित में उपरोक्त वर्णन के आधार पर इसे समझाया जा सकता है। ऑर्थो इफेक्ट को हम देखते हैं कि ऑर्थो नाइट्रोबेंजोइक एसिड का अम्लीय सामर्थ्य मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड, पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड तथा बेंजोइक एसिड से अधिक होता है। इसी तरह हम देखते हैं ऑर्थो मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड का अम्लीय सामर्थ्य बेंजोइक एसिड तथा पैरा मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड से अधिक पाया जाता है। बेंजोइक अम्ल के अम्लीय सामर्थ्य पैरा नाइट्रो बेंजोइक अम्ल की तुलना में कम होता है क्योंकि नाइट्रो समूह अपने माइनस आई प्रभाव के द्वारा बेंजीन वलय के इलेक्ट्रॉन घनत्व को घटाता है जिससे H+ आयन प्रोटॉन के रूप में आसानी से सुगमता से बेंजोइक अम्ल की अम्लीय सामर्थ्य पैरा नाइट्रो बेंजोइक अम्ल की तुलना में कम होती है क्योंकि नाइट्रो समूह अपने माइनस आई प्रभाव के द्वारा बेंजीन वलय के इलेक्ट्रॉन घनत्व को घटाता है जिससे H+ आयन सुगमता से निष्कासित हो जाता है, अतः अम्लीय सामर्थ्य में वृद्धि होती है। नाइट्रो समूह के मेटा स्थिति पर जुड़ने से इसके माइनस आई प्रभाव और ज़्यादा प्रबल होने के कारण इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी होती है जिसके कारण अम्लीय सामर्थ्य में वृद्धि होती है। ऑर्थो स्थिति पर नाइट्रो समूह के जुड़ने से बेंजोइक अम्ल के अम्लीय सामर्थ्य और ज़्यादा वृद्धि होती है क्योंकि इसके माइनस प्रभाव के साथ ही साथ ऑर्थो प्रभाव भी यहाँ पे होता है, यानी कि यहाँ पे जो नाइट्रो समूह अपना बड़ा समूह है वो कार्बोक्सिलेट आयन को आउट ऑफ द प्लेन पुश करता है। इस कारण से रेजोनेंस जो है वो डिस्टर्ब होता है, बाधित होता है और अम्लीय सामर्थ्य में वृद्धि होती है। तो ऑर्थो नाइट्रो बेंजोइक एसिड का अम्लीय सामर्थ्य जो है वो मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड तथा पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड से अधिक होता है। बनाने की विधियाँ, कार्बोक्सिलिक अम्लों के बनाने की विधियों को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले अल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा, ये अल्कोहल के चैप्टर में भी हमने डिस्कस किया था। अल्कोहल प्रबल ऑक्सीकारक जैसे अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट, अम्लीय पोटेशियम क्रोमेट या पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में सीधे कार्बोक्सिलिक अम्लों में ऑक्सीकृत हो जाता है। आप जानते हैं कि प्राइमरी अल्कोहल जो है वो एल्डिहाइड में ऑक्सीकृत होता है और एल्डिहाइड आसानी से प्रबल ऑक्सीकारकों की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है। प्राथमिक तथा द्वितीयक अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक अम्लों में ऑक्सीकरण हो जाता है, परंतु तृतीयक अल्कोहल का ऑक्सीकरण आसानी से नहीं होता। इसके मैकेनिज्म को हम डिस्कस करते हैं। इस मैकेनिज्म को डिस्कस करने के लिए यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले ये जो क्रोमिक एसिड है ये क्या कर रहा है, अल्कोहल जो है वो क्रोमियम के ऊपर एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है अपने लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर, और जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर वो अटैक कर रहा है जिससे आपको एक ऑक्सोनियम आयन प्राप्त होता है जो प्रोटॉन को एलिमिनेट कर देता है। प्रोटॉन का एलिमिनेशन होता है, विप्रोटोनीकरण होता है। इसके पश्चात आप देखेंगे कि ये यहाँ पे अभिक्रिया का जो दूसरा पद है उसमें जल क्षार की भांति अल्फा हाइड्रोजन को निष्कासित करता है जिसके परिणाम स्वरूप एल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो यहाँ पे
तो यहाँ पे जल जो है हाइड्रोजन को क्षार की भांति एब्स्ट्रैक्ट करता है अल्फा हाइड्रोजन को, और इसके परिणाम स्वरूप एल्डिहाइड प्राप्त होता है। अब एल्डिहाइड पर जल जो है वो नाभिक स्नेही की भांति आक्रमण करता है और विप्रोटोनीकरण के बाद में डाइहाइड्रोक्सी कंपाउंड प्राप्त होता है। अब एल्डिहाइड नाभिक स्नेही की भांति जब क्रोमिक एस्टर पर आक्रमण करता है, अब ये जो आपका जो डाइहाइड्रोक्सी कंपाउंड बना है वो अब अटैक करेगा क्रोमिक एस्टर के ऊपर, और क्रोमिक एस्टर के ऊपर आक्रमण करने के बाद विप्रोटोनीकरण होगा, और विप्रोटोनीकरण की क्रिया के द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ऑक्सीकरण की क्रिया द्वारा अल्कोहल जो है वो कार्बोक्सिलिक अम्लों में ऑक्सीकृत होता है। पहले एल्डिहाइड प्राप्त होता है और वो एल्डिहाइड फर्दर कार्बोक्सिलिक अम्ल के अंदर ऑक्सीकृत हो जाता है। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन द एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण द्वारा। तो जैसा कि हमने देखा एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण आसानी से कार्बोक्सिलिक अम्लों में होता है। प्राप्त कार्बोक्सिलिक अम्लों में कार्बन की संख्या एल्डिहाइड के बराबर होती है, और ऑक्सीकारक जैसे पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम क्रोमेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट प्रयोग किए जाते हैं तो एल्डिहाइड आसानी से कार्बोक्सिलिक अम्लों में ऑक्सीकृत हो जाता है। तो इसमें देखते हैं कि इसके अंदर एल्डिहाइड जो है वो क्रोमिक एस्टर के ऊपर अटैक करता है, तो क्रोमिक एस्टर के ऊपर वो आक्रमण करता है, और क्रोमिक एस्टर पे आक्रमण के द्वारा आपको फाइनली कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। कीटोन के ऑक्सीकरण द्वारा, कीटोन का ऑक्सीकरण आसानी से नहीं होता। प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में तीव्र परिस्थितियों में कीटोन कार्बन कार्बन बंध विखंडन के द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत होता है। कीटोन के ऑक्सीकरण द्वारा कार्बन कार्बन विदलन होता है और कम संख्या में कार्बन युक्त कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण होता है। जैसे एसीटोन में 3 कार्बन उपस्थित है, लेकिन इसका ऑक्सीकरण जब प्रबल परिस्थितियों में स्ट्रॉन्ग कंडीशंस में पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में होता है तो एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड प्राप्त होते हैं। दोनों में ही कार्बन की संख्या जो है वो कम पाई जाती है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया द्वारा प्राप्त उत्पाद अम्लीय माध्यम में जल अपघटन कराने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल देता है। जैसे हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ में रिएक्शन होती है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया है। एल्काइल समूह जो है यहाँ पर माइनस यानी कि नाभिक स्नेही की भांति व्यवहार करता है। कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बन के ऊपर आक्रमण करता है। एडक्ट योगा उत्पाद प्राप्त होता है जिसका अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। तो ये अभिक्रिया में जैसे कि आपने यदि प्रोपिल मैग्नीशियम हैलाइड लिया है तो उस कंडीशन के अंदर आपको जो है एक कार्बन अधिक यानी कि ब्यूटेनोइक एसिड जो है वो प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आसानी से ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर उसका अम्लीय माध्यम में जल अपघटन किया जाता है तो कार्बोक्सिलिक अम्लों का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया के द्वारा फॉर्मिक अम्ल का निर्माण नहीं किया जा सकता। अम्ल व्युत्पन्नों के जल अपघटन द्वारा, तो जिस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड से अम्लों का निर्माण जिस तरह से अम्ल एसिड अम्ल व्युत्पन्न एसिड डेरिवेटिव जैसे अम्ल क्लोराइड, एस्टर, एसिटिक एनहाइड्राइड, उनकी प्रेजेंस में भी जो है आप देखेंगे कि कार्बोक्सिलिक अम्लों का निर्माण होता है। एस्टर, एसिटिक एनहाइड्राइड, अम्ल क्लोराइड, एमाइड के जल अपघटन द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं। सभी अभिक्रियाएं जो हैं वो दर्शाई गई है। एस्टर के द्वारा एसिटिक एनहाइड्राइड द्वारा, अम्ल क्लोराइड के द्वारा, अम्ल एमाइड के द्वारा कार्बोनाइल कंपाउंड्स जो हैं वो प्राप्त होते हैं। ये कोई ग्रुप है, जी जो है वो क्या है, एक ग्रुप है। यहाँ पे कॉमन रिएक्शन सबसे पहले जी के द्वारा डिनोट की गई है, उसके बाद में OR एंड एसिटाइल ग्रुप, क्लोरो ग्रुप, अमीनो ग्रुप की प्रेजेंस में रिएक्शन को शो किया गया है। अभिक्रिया की क्रियाविधि में दर्शाया गया है कि ये जो जल है वो अटैक करता है कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर एसिड डेरिवेटिव के, और उसके बाद में विप्रोटोनीकरण की क्रिया होती है और फाइनली ग्रुप जो है वो एलिमिनेट हो जाता है और कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त हो जाता है।
दूसरा है एल्किल नाइट्राइल या एल्किल साइनाइड के जलवघटन द्वारा। एल्किल साइनाइड का अम्लीय अथवा क्षारीय माध्यम में जलवघटन करने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। ये रिएक्शन आपको दर्शाई गई है, एल्किल साइनाइड है, इसका अम्लीय माध्यम में जलवघटन होता है, पहले एमाइड प्राप्त होता है और फाइनली हाइड्रोलिसिस के द्वारा अमोनिया एलिमिनेट हो जाती है और कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। तो ये अभिक्रिया जो है वो अम्लीय सामर्थ्य को दर्शाती है। तो यहाँ पे साइनाइड के ऊपर सबसे पहले प्रोटॉन जो है नाइट्रोजन पर आक्रमण करता है साइनाइड की, जिसके कारण जल का कार्बन पर आसानी से आक्रमण हो जाता है। इस क्रिया के फलस्वरूप एमाइड प्राप्त होता है। अब ये एमाइड जो प्राप्त हुआ है उस एमाइड पर प्रोटॉन का आक्रमण होता है और फिर वाटर अगेन नाभिक स्नेह की भांति आक्रमण करता है, अमोनिया एलिमिनेट होती है और अमोनिया के एलिमिनेशन के साथ में आपको यहाँ पे कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। थैंक यू वेरी मच। बाकी रिएक्शन हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।